हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो चल रहा है मैराथन यानी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे थे? नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, यानी इससे पहले वाले वीडियो का। ये हो जाएगा आपका 5वां वीडियो लेक्चर। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे से समझा के बताया था और धीरे धीरे हम क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमको 5 स्टेप यूज करना पड़ता है। 5 स्टेप क्या है? पहला स्टेप है लेग्रांजे इक्वेशन के रूप में इसको लिखते हैं। लेग्रांजे इक्वेशन क्या कहता है? पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर के रूप में लिखने के लिए यहाँ से हम कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। मतलब इस क्वेश्चन को इस रूप में सजाना पड़ता है। दूसरा स्टेप है लेग्रांजे एक्सिलरी फॉर्म या इक्वेशन के रूप में। वो कहता है डी एक्स बटे पी बराबर डी वाई अपॉन क्यू बराबर डी जेड अपॉन आर के रूप में लिखने के लिए। फिर हम पी क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे पुट करके ये 3 इक्वेशन में से किसी 2 इक्वेशन को आपस में 2 बार ना 2 टाइम्स दो इक्वेशन 2 टाइम्स लेके कंपेयर करेंगे और वहाँ उसको 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करके C1 C2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर C1 C2 का वैल्यू जनरल फॉर्म के इक्वेशन में पुट करके उसको सजा के लिखना है। और लास्ट में 5वां स्टेप कंप्लीट सॉल्यूशन को के रूप में लिखेंगे, जहाँ से C1 और C2 को रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी एलिमिनेट करना होता है। अब देखिए, इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे। जब क्वेश्चन ऐसा रहे एक एग्जामिनेशन हॉल में पेपर में रहे तो इसको लिखिएगा सबसे पहले गिवन। गिवन क्या है बाबू? जेड पी माइनस क्यू बराबर जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। लिखेंगे कन्वर्ट इनटू लेग्रांजे इक्वेशन। लेग्रांजे इक्वेशन के रूप में कहीं कहीं इक्वेशन के जगह फॉर्म भी लिखा होगा, लेग्रांजे फॉर्म। ये क्या होता है? पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर। अब यहाँ पे पूछोगे कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर क्या है? ये फंक्शन है। और स्मॉल पी स्मॉल क्यू क्या है? बार बार कहते हैं कि आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा इससे पहले। स्मॉल पी जो है इसको कहते हैं डी जेड बटे डी एक्स, और स्मॉल क्यू जो है, ये कॉमा है, स्मॉल क्यू बराबर होता है डी जेड बटे डी वाई। अब देखो, इस चीज़ को ऐसे भी लिखा होगा कहीं बुक में, डी जेड बटे डी एक्स, और इस चीज़ को यहाँ पे लिखा होगा डी जेड बटे डी वाई। लिखने का तरीका है, आप भी लिख सकते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे? इसको सजाना है इस रूप में। सजा हुआ तो नहीं है, तो जेड को हम ब्रैकेट तोड़ के गुना कर दीजिए। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? जेड पी माई प्लस का चिन्ह दीजिए। अब हो जाएगा जेड माइनस जेड क्यू बराबर जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब कहोगे सर ब्रैकेट में माइनस जेड क्यों दिए? देखिए, पी के बाद क्या है? यहाँ प्लस का चिन्ह, इसलिए प्लस दे दिए। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सामने माइनस था, इसलिए हमने इसको इस रूप में लिखे। अब ये क्वेश्चन को हम इस रूप में सजाए हैं तो देखिएगा ऐसा ही सजा हुआ है। देख रहे हैं, पी पी तो जेड पी, क्यू क्यू तो माइनस जेड क्यू बराबर आर, ये पूरे आर। चूँकि कैपिटल पी के प्लस पर क्या है बाबू? यहाँ कहोगे जेड। उसके बाद कैपिटल क्यू के प्लस पे क्या है? कहोगे माइनस जेड। जेड को जेड के रूप में लिखिएगा, ऐसे नहीं कि इसको घुमा के लिख दीजिएगा कि जो एग्जाम हॉल में रहे या जो एग्जामिनर चेक करता है उसको लगे 2 है, फिर पता चल जाएगा कि नंबर जो है 0 हो गया। तो आर बराबर कितना? जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये पहला स्टेप में किस में कन्वर्ट किए? लेग्रांजे इक्वेशन के फॉर्म में। दूसरा स्टेप क्या कहता है? किसको कन्वर्ट कर दीजिए? लेग्रांजे एक्सिलरी फॉर्म में। तो इसी को कहते हैं लेग्रांजे एक्सिलरी फॉर्म या इक्वेशन। तो लिखेंगे यूजिंग लेग्रांजे एक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में। वो क्या होता है? ये होता है डी एक्स बटे कैपिटल पी बराबर डी वाई अपॉन क्यू बराबर डी जेड अपॉन आर। अब देखिए, ये हो गया लेग्रांजे एक्सिलरी इक्वेशन, जिसमें 3 इक्वेशन है एक्स वाई जेड। अगर यहाँ पे और भी इक्वेशन रहता तो 4 इक्वेशन बन जाता है, यहाँ पे 3 इक्वेशन बना। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब पी क्यू आर के जगह पे जो यहाँ पे वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे तो डी एक्स बटे
p के स्थान पे क्या लिखेंगे प्लस जेड बराबर डी वाई अपॉन माइनस जेड कहाँ से आया क्यू का वैल्यू है यहाँ पे और डी जेड अपॉन आर का क्या है आर का है जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। बहुत नीचे लिख दिए क्या कैमरा में दिख रहा है देख लेते हैं एक बार दिख रहा है ये बेहुदा पगला गया है इतना पड़का फोड़ेगा। अब देखिए पी क्यू आर के प्लस पे हमने जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पुट कर दिए। यहाँ तक तो आप पहुँच जाइएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद जो है तीसरा स्टेप अपनाना है। तीसरा स्टेप कहता है कि इस तीनों इक्वेशन में से 1 2 3 गो है बराबर में आपस इस तीनों में से कोई 2 इक्वेशन को आपस में कंपेयर करिएगा और 2 बार हम चाहें तो दोनों फर्स्ट को लेके एक बार कंपेयर करेंगे और इंटीग्रेशन निकाल के C1 फाइंड आउट करेंगे। फिर दूसरे बार क्या करना है यानी फर्स्ट सेकंड एक बार यूज किए अब करना है तीसरा के साथ में से इस दोनों में से कोई एक। अब ये थर्ड इक्वेशन के साथ में हम चाहें तो फर्स्ट भी यूज कर सकते हैं ये तीसरे इक्वेशन के साथ में हम चाहें तो सेकंड को भी यूज कर सकते हैं। ये आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे डी एक्स अपॉन क्या है जेड बराबर डी वाई अपॉन क्या है माइनस जेड। अब देख रहे हैं दोनों बराबर है इक्वेशन तो नीचे वाला जेड और जेड क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ से ये खत्म तो बचेगा डी एक्स बराबर माइनस डी जेड। अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर दीजिए इंटीग्रेशन का साइन दीजिए या लिख भी दीजिए इंटीग्रेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट नहीं लिखना है क्यों क्योंकि इस पार वाले को x के रिस्पेक्ट और इस पार वाले को z के रिस्पेक्ट हमको इंटीग्रेशन करना है। यही तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ हो जाएगा डी एक्स बराबर माइनस डी जेड। एक्स का यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x क्यों क्योंकि x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है बराबर माइनस यहाँ पे क्या है 1 का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा z। अब प्लस कितना C1 इस z को हम इस तरफ ले आएंगे तो x प्लस जेड बराबर C1 यानी फर्स्ट बार हमने 2 इक्वेशन को लेके सॉल्व किया तो C1 का वैल्यू फाइंड कर लिए x प्लस जेड आया नहीं z कैसे आ जाएगा गलती की है यहाँ पे देखिए y है ना तो y लिखेंगे ना आप लोग को पता चल गया होगा यहाँ पे y हो जाएगा सॉरी यानी 2 इक्वेशन को लेके सॉल्व किए डी एक्स बटे जेड और डी वाई बटे माइनस जेड और फिर इसका सॉल्यूशन हमने क्या निकाला x प्लस वाई बराबर C1। अब तीसरे स्टेप में ही हमें तीसरे इक्वेशन के साथ इसमें से दोनों में से किसी एक के साथ कंपेयर करके C2 फाइंड करेंगे। तो अब करो फर्स्ट और लास्ट को लेके या फिर सेकेंड और लास्ट को लेके। सेकेंड और लास्ट को लेके चलेंगे तो माइनस है तो माइनस वाला को साथ काहे करोगे जानते हैं माइनस वाला में थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाता है तो इसलिए प्लस वाला को ही लेके क्यों ना चले। तो यहाँ से हो जाएगा अगेन डी एक्स अपॉन जेड बराबर डी जेड बाय जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत अच्छा यहाँ से देखिए डी एक्स बाय जेड कुछ कटने वाला है नहीं इसमें कहोगे सर इसको काट दो ना बहुत होशियार कैसे कटेगा इसके साथ में प्लस में है ना ये सब चीज़ ऊपर में डी जेड बाय जेड स्क्वायर प्लस। अब देखो बाबू x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना C1 तो हम यहाँ पे x प्लस 1 के जगह पे C1 पुट नहीं कर सकते हैं कहोगे हाँ सर कर सकते हैं C1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। काहे न दिक्कत हुआ होगा कि x प्लस वाई के जगह पे C1 काहे पुट कर दिए सर। अरे बाबू यहाँ पे x प्लस 1 बराबर C1 पहले ही निकाल चुके हैं तो इसके बदले में हम C1 क्यों नहीं रख सकते। रख इसी लिए सकते हैं कि अगर हम नहीं रखेंगे तो x y का फिर इंटीग्रेशन निकालने के लिए फंसेंगे इंटीग्रेशन में लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर हम इसके जगह पे C1 पुट कर दिए हैं मतलब ये कांस्टेंट का रूप ले लिया और कांस्टेंट का रूप ले लिया फंक्शन खत्म है यानी इंटीग्रेशन थोड़ा आसान होने वाला है ना। यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपॉन इस जेड को हम जेड के साथ लेके जाइए। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े होंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड मतलब क्या x को x की तरफ z को z की तरफ x को x की तरफ y को y की तरफ ले जाके इंटीग्रेशन करते थे वही रूल यहाँ अपना रहे।
तो हम इस जेड को जेड की तरफ लेकर चल जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा जेड इंटू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर। अब मेरे पास तो जगह नहीं है, इधर मिटाऊंगा, वीडियो को स्टॉप करके इसका नोट कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और समझा देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हमने गिवन करके लिख दिया गया है। पहला स्टेप इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है लेग्रांजे फॉर्म में। लेग्रांजे फॉर्म कहता है पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर। इस रूप में हमने इसे गुना भाग करके लिख लिया, बिल्कुल रूप से इस तरह से सज चुका है ना, रानी सज गई है। अब दुल्हन सज चुकी है तो हम क्या करते हैं, P के बदले कैपिटल P का वैल्यू क्या है, कैपिटल Q का वैल्यू क्या है और कैपिटल R का वैल्यू क्या है वो भी लिख लिए। अब दूसरा स्टेप अपनाते हैं लेग्रांजे एक्सिलरी इक्वेशन, जिसको लिखते हैं dx बटे पी dy बटे क्यू dz बटे आर के रूप में। पी क्यू आर का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे नीचे। जब यहाँ पे पुट हो गया तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई दो इक्वेशन को लेके कंपेयर करेंगे बराबर, और उसको हम सेपरेट कर देंगे, x के dx के तरफ, dy को dy के तरफ, y के तरफ। अब फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, वहाँ से हमारा C1 निकलेगा। फिर इसमें से कोई दो इक्वेशन, फर्स्ट जब हम ये दोनों को ले चुके हैं कंपेयर में तो इस दोनों को फिर नहीं यूज करेंगे, इस दोनों में से किसी एक का तीसरे के साथ कंपेयर करेंगे और करके इस रूप में सजा लिए। अब हमें सेपरेट हो चुका है, dx z dz के साथ है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का फार्मूला कॉन्सेप्ट नियम लगाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें जगह चाहिए, तो जगह चाहिए तो मिटाएंगे ना। अरे बबुआ वीडियो को लाइक नहीं करता, अरे बेहुदा। अब देखो यहाँ तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, यानी dx बराबर जेड डी जेड नीचे जेड स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। थोड़ा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट याद कीजिए। कॉन्सेप्ट क्या था कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डैश, यहाँ पर एफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है। नीचा में अगर कोई फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, ये ऊपर न्यूमरेटर नीचा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में है, तो हम इसको लिखते थे log एफ एक्स प्लस सी। नहीं समझे, अच्छा समझा देते हैं। ऊपर में x है और नीचे है 2x है, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं। अब नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, कहोगे कैसे, तो कैसे तो देख लो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और 5 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना 0 बराबर कितना 2x। देख रहे हो, तो नीचे वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में है यानी 2x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा log और नीचे वाला टर्म यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5। ऊपर वाला को सिर्फ देखते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं ना। अब देखिए, अगर कहोगे सर ऐसा रहता तो x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स, तो कहोगे सर नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर तो नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं ना है, तो 2 अपना मन से दे दीजिए और 1/2 लिख दीजिए। अब 2 से कट जाएगा, उतने हो जाएगा ना, मतलब इतना लाने के लिए हमने इसको 2 से गुना कर दिया, 2 से भाग कर दिया। अब तो है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीचे 1/2 इंटू लॉग और नीचे वाला पार्ट यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5। नहीं है तो ऐसा कर देंगे, है कि नहीं। तो यही वाला बात यहाँ पर है। ये वाला बात कैसे, नीचे वाला फंक्शन है जेड स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2z हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, यानी नीचे वाले पार्ट का जो डिफ्रेंशिएट आ रहा है 2z आ रहा है, लेकिन ऊपर में z है, 2 नहीं है, तो 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे इसके रूप का। तो करिए, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बराबर 1/2 और 2z इंटू डी जेड बाय जेड स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब तो हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे बाबूआ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका हो जाएगा x, क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू लॉग नीचे वाला पार्ट जेड स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर प्लस कितना C2, ठीक है।
C2। अब यहाँ से लिखिए x माइनस, इसको हम इस तरफ ले आएंगे, -1/2 यानी log जेड स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर बराबर कितना C2। अब यहाँ तक रहने दीजिए, C2 का वैल्यू फाइंड हो गया। अब C1 का वैल्यू यहाँ है, C2 का वैल्यू यहाँ है। अब क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म। यहाँ तक हो चुका है, आंसर नहीं हुआ। कंप्लीट आंसर लिखने के लिए 3 स्टेप और बचा है। वो क्या है, लिखेंगे चूंकि जनरल फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है u x y z बराबर C1। इतना बराबर क्या होता है, u क्या है, फंक्शन है x y z का, C1 क्या है, u का अथवा x y z का एक्सिलरी कांस्टेंट है। इतना बराबर कितना आया है, x प्लस वाई, क्यों देख रहे हो ना। और v ये भी x y z बराबर कितना C2, और C2 का वैल्यू क्या आया है बाबू, यहाँ पे आया है x माइनस 1/2 log जेड स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर। यही तो है, ये जनरल फॉर्म में है। ये लिखिएगा जरूर, एग्जाम में चेक करने वाले को समझ में आएगा कि बच्चे को मैथ में बहुत अच्छा ज्ञान है, 1 नंबर भी नहीं काटेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, C2 का वैल्यू फाइंड हो जाता है, C1 का वैल्यू फाइंड होने के बाद वो डायरेक्ट कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते हैं। क्या वो गलत करता है, बिल्कुल गलत नहीं करता है, जरूरी नहीं है ये चीज़ लिखना। लेकिन अगर आप ये लिख भी देते हैं तो कोई गलती भी नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें एक कहते हैं ना 4 चांद लग जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसीलिए कंप्लीट सॉल्यूशन। आप चाहो C1 C2 का वैल्यू फाइंड होने के बाद आप इतना चीज़ नहीं लिखिए, डायरेक्ट हम जो लिखने जा रहे हैं वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तीनों को लिख भी देते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, थोड़ा ये जोरदार हो जाएगा, चेक करने वाले को थोड़ा मज़ा आएगा कि कहेगा कि मेरे जोड़ का कोई है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है फाई u भी बराबर 0। अब फाई क्या है, फंक्शन है किसका, u भी का, और u भी फंक्शन है किसका, x y z का। अब यहाँ से हो जाएगा फाई u को क्या माने थे आप, C1, यहाँ पर हो जाएगा C1, और v को क्या माने थे, C2, यहाँ पर हो जाएगा C2 बराबर कितना 0। इसलिए फाई C1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि C1 C2 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, हटाना है, छांटना, निकाल के भगाना है। तो हमें C1 को C1 थोड़ी रहने देंगे, C1 का वैल्यू ना लिखेंगे। तो C1 का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई है, इसको ऐसे करके लिखिए, क्यों बता चल जाएगा। फिर देखिए C2 का वैल्यू क्या है बाबू, कहोगे सर यहाँ पर है x माइनस 1/2 log ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। अब देखिए कहोगे सर C1 C2 को तो आप रिप्लेस कर ही दिए, लेकिन आपके आंसर में तो C1 है, ये है, वाह बहुत बढ़िया बात आपने पूछा। अरे C1 है तो C1 का वैल्यू पुट करना है, C1 नहीं छोड़ना है। छोड़ दीजिएगा ना तो ये सब करल धरल पर पानी पड़ जाएगा। तो कहिएगा सर यहाँ क्यों छोड़ दिए, हम सोचे थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहाँ छोड़ दिए। एग्जामिनर को पता है कि बच्चा जगह के कारण ऐसा किया है, कंप्लीट आंसर में वो इसको यहाँ से छोड़ने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना है। या फिर आपका मन है तो C1 के जगह पे यहीं पे पुट कर देते, C1 का वैल्यू कितना है x प्लस वाई, यहाँ भी पुट कर सकते थे, और कर ही दीजिएगा, सही रहेगा। नहीं तो आप फिर भूल जाओगे कंप्लीट सॉल्यूशन में लिखने के लिए ना। हमने जानबूझ के ऐसा किया ताकि आपको यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखो C1 का वैल्यू C1 ही रहने दिए, एग्जाम में यहाँ आया पूछेगा अरे बेहुदा को C1 के जगह पे x प्लस 1 लिखना चाहिए, क्यों नहीं लिखा। अच्छा ठीक है, वहाँ पे वो थोड़ा अंडरलाइन करेगा, आगे बढ़ेगा, बढ़ते 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 जब कंप्लीट आंसर पे आएगा वहाँ पे देख लेगा कि C1 को C1 छोड़ दिया है, कहेगा अरे बेहुदा चट्टा, इतना चीज लिखने के बाद भी गलती किया है। तो कुछ नंबर, 1 नंबर जरूर काट लेगा, क्योंकि इसी को तो हमको हटाना है, रिप्लेस करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा C1 के जगह पे, यहाँ बरकी ब्रैकेट दे देते हैं, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0, तो कहेगा ओहो ये लड़का सचमुच में तेज है,
जगह के कारण उसने ऐसा किया, C1 को रहने दिया, लेकिन कंप्लीट आंसर में C1 को यहाँ से सदा के लिए मिटा दिया, हटा दिया जीवन से, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख के। अब कहोगे होल स्क्वायर कहाँ से आया? अरे बेहुदबा, C1 का होल स्क्वायर है, C1 का वैल्यू है x प्लस वाई, तो होल स्क्वायर भी तो है यहाँ पे, तो होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे। आया समझ में? यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट आंसर है, नंबर मिलने वाला है। हाँ, बहुत उधर तक लिख दी है, क्या दिख रहा है? दिख रहा है। आया समझ में? तो स्टूडेंट्स, ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा क्वेश्चन था। मैंने प्रयास किया था आपको समझाने के लिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट करिए, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, 3-4 बार VVI लिख कर लो, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।